रख हौसला ओ मंजर भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे एग्जाम के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हैं सबका, जितने भी बच्चों का 24 फरवरी को बाबू हिंदी का पेपर है, तो आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि सीधे सीधे बाबू 24 फरवरी को ये गद्यांश और ये पद्यांश जरूर देखने को मिलेगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप छोड़ के जाओ, क्योंकि बाबू आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके और ट्रिक के साथ बताऊंगा। बाबू अच्छे से तैयार करके जाना, जो भी क्वेश्चन आपको न आए पेपर में तो वहां पे ट्रिक मेरा वाला लगा देना, बिल्कुल आसानी से आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। इस छोटी सी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो बाबू, और चैनल पे पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑन रखो, क्योंकि डेली वीडियो यहां पे मिलती रहेंगी। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये हिंदी का जो आपका गद्यांश है ना, गद्यांश के चैप्टर जो है आपको ट्रिक से कैसे पहचानना है सारा चीज बताएंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे देख लीजिए गद्यांश। अब आराम से पहले कैसे करना है सारा चीज आपको बताएंगे। लिखिएगा ना कि गद्यांश में इसका जो दिए गए प्रश्न है, इसका पूरे प्रश्नों का यहाँ पे सॉल्यूशन बताना है। और ये 2020 के जेड और जे कोड पेपर में, 2022 के डीपी कोड पेपर में और 2024 के डीएच कोड पेपर में आया था, और 2025 के किसी भी कोड में आपका आएगा ही आएगा। तो अच्छे से पहले देखो कैसे करोगे बाबू, पहले मेरी बात को ध्यान समझो। यहाँ पे लिखा है ना कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ऐसे ही आराम से पहले पढ़ लेना, ठीक है। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। अब यहां से प्यारे बच्चों, यहां से अंडरलाइन लिखा है ना, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। अब यहां से लिखा है कि इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। प्यारे बच्चों, आपको मैं बहुत बार वीडियो में सिखाया हूं कि गद्यांश को चुटकियों में पहचान लोगे। जिस भी पार्ट का ये गद्यांश रहेगा उस पार्ट का छोटा सा नाम का कहीं ना कहीं अंश मिलेगा, जिससे पहचान लोगे और आराम से आपको 2 नंबर का यहां से काम हो जाएगा। जैसे ही आपने पढ़ा तो देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम का छोटा सा अंश दिखाई दिया कि नहीं। ये पेपर में मेरा ट्रिक काम आएगा जब आप अकेले बैठ के एग्जाम दोगे। मेरी बातों को याद रखना कि सर कैसे बताए थे वही चीज फॉलो करना है। तो राष्ट्र लिखा है, इसका मतलब राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से इस गद्यांश को दिया गया। इसके राइटर कौन है, लेखक तो कौन है प्यारे बच्चों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये याद रखोगे ना तो यहां से आपका 2 नंबर बिल्कुल बन जाएगा। अब ट्रिक से कैसे करोगी सारा चीज सिखाएंगे। सबसे पहले इसमें प्रश्न इसी तरीके से आएगा, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है ना। पहला प्रश्न कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको संदर्भ लिखना है तो यहाँ पे क्या करोगे, संदर्भ हेडिंग डालोगे फटाक से, और तब से इसमें आपको किसी एक संदर्भ को याद किया, बस चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम याद है तो आराम से बना लोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के यानी कि राष्ट्र का स्वरूप जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा दी गई है। बस नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल सर हमें तो तैयारी है। अब देखो आपको हम यहां से पूरा लिख कर लाए हैं भाई, एक एक प्रश्न का आंसर हम दिलाएंगे कि कैसे हमारे प्यारे बच्चों को तैयार हो जाए। तो सबसे पहले सॉल्व करने का भी तरीका सीख लो कि संकेत डाल लेना ऐसे, सही कला, नित्य डॉट डॉट करके स्वास्थ्यकार है, आखिरी वाला यहां से उठा के, दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पे पहला प्रश्न पूछा था कि इसका बता दीजिए, तो मैंने संदर्भ भी लिख के बता दिया, ठीक है, क्या ऐसे लिख लेना। और दूसरा तरीका भी देख लो बाबू, इसमें लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। इसी तरीके से बाबू आराम से लिख देना, आपका 2 नंबर का जो है काम बिल्कुल आसानी से। अगला प्रश्न इसमें क्या है, ध्यान समझिए
कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहुत बच्चे डरते हैं कि हमें रेखांकित अंश नहीं आएगा। भाई डरो मत, मैं हूं ना, एक एक चीज इसलिए सिखा रहा हूं, आपके डर को दूर कर रहा हूं। यहां से लिखा है ना अंडरलाइन, जो रेड कलर का दिया है, लेकिन पेपर में आपको ब्लैक पेन से देगा तो डरिए मत। यहां से लिखा है कि यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि लेखक का कहना है, किसका कहना है? लेखक का कहना है कि ये जो हमारी बाह्य मतलब बाहरी संस्कृति का रूप भले ही भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, लेकिन आंतरिक तो एक सूत्र में बंधी हुई है, सबका प्रेम एक ही जैसा है। अब इसको कैसे करोगे सर? यहाँ पे आओ बाबू, देखो आपको पेपर में कैसे लिखना है। यहाँ पे दूसरा लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल लेना, आराम से डालोगे ना, और तब से क्या करना कि उसी चीज को व्याख्या कर देना है कि उसका भाव कह क्या रहा है। यहाँ पे लिखोगे कि लेखक कहता है कि हमारी बाह्य, बाह्य मतलब होता है बाहरी, जो हमारी बाहरी है, समाज में रहते हैं वहां के लोगों को बाह्य बोलेंगे, सांस्कृतिक रूप से भले ही भिन्न हो, यानी सांस्कृतिक रूप में मतलब कि कोई प्रदेश में कोई अलग ही कल्चर है, वहां के गीत गाने वेशभूषा अलग ही है, लेकिन हमारी जो आंतरिक है, जो आंतरिक मतलब कि अंदर की भिन्न है, लेकिन आंतरिक रूप से एक ही सूत्र में बंधी हुई है, उन सब का अर्थ एक ही है। ऐसे लिखोगे बाबू, है ना। इसके बाद यहां से चलते हैं बाबू आंतरिक रूप से आनंदित और एक सूत्र में बांधी हुई। इसके बाद से जो व्यक्ति सहृदय है, इसका मतलब कि जो व्यक्ति सहृदय मतलब हृदय ही वाला है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसे आनंदित होता है। ऐसे बाबू इसको कैसे लिखोगे कि जो व्यक्ति सहृदय वाला, यानी वो एकदम सच्चा दिल वाला है, वह प्रत्येक संस्कृति को आत्मसात यानी करता है, दिल से लगाता है, उन चीजों को फॉलो करता है और उसे अपने आनंद की प्राप्ति करता है। ऐसे लिख देना। और बोलोगे कि सर ये हमें नहीं आएगा, तो वो बता दीजिए कि हम ट्रिक कैसे लगाएंगे सर। तो वो सारा चीज हम बता रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो बस आप एक काम करना बाबू, इस रेखांकित अंश की ब्लैक पेन से जैसे ही डाल लेना जैसे मैंने डाला। अब ये याद नहीं है तो करोगे क्या, इस लाइन को यहां से उठाना और जहां तक अंडरलाइन है ना, यहां तक यही चीजें उतार दो। अब ये क्यों कि सर इसी का अर्थ तो आपको लिखना था, नहीं मालूम है तो ये भी उतार दोगे ना तो आधा नंबर मिल जाएगा, अगर छोड़ के आओगे तो 0 हो जाएगा यहां से। तो ये तो चीजें आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। पूरा पेपर देखिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन में एक एक ट्रिक बताते चलूंगा, आराम से देखना, है ना। चलिए इसके बाद से यहाँ पे अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रचलित होता है। अब इन सारे प्रश्नों का इसी में प्रश्न उत्तर दिया है, सहृदय वाला, जहां सहृदय दिया था इसी में सारा चीज का आंसर दिया है, आपको खोजना है और उसी में से आपको लिखना है प्यारे बच्चों। सहृदय यहां पे दिख रहा है ना, तो इसमें से लिखोगे, यहां से बनाओगे और फटाफट से जहां तक है इसको नोट कर दोगे। तो चलिए मैंने नोट करके और सही इसका आंसर बता रहा हूं। लिखा है ना कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत को ग्रहण करके आनंदित होता है, यानी कि जितने भी कल्चर है हमारे उड़ीसा में, बिहार में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में, हर एक जगह गीत गाना भजन अलग अलग है, ड्रेस पोशाक, तो यही है हमारा संस्कृति। ये अलग अलग संस्कृतियों को ग्रहण करता है, यानी देखता है, सीखता है और खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। बस ऐसे लिख लेना। आगे वाला प्रश्न है इसमें 4 नंबर कि राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। तो प्रकट वाला देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये शब्द कीवर्ड बस पढ़ लोगे ना आराम से, आप यहां से लिख दोगे। यही चीज यहां से उतारना और यहां तक छाप देना। कैसे सर? देखो कि राष्ट्रीय जन साहित्य कला गीत, यहाँ पे गिल नहीं है, गीत है, ठीक है। गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। बस ये हो जाएगा इसका आंसर। आप भी इसी में से जहां भी शब्द दिखाई पड़े कीवर्ड आराम से उसी लाइन को छाप देना, डरना नहीं है बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न 5 नंबर, प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? कौन करता है सर? तो इसमें सारा प्रश्न का इसी में तो दिया है कि प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है।
और यहाँ से सहृदय व्यक्ति क्या लिखेंगे 5 नंबर का कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है कि नहीं को है। इस तरीके से आप आराम से पूरे गद्यांश को सॉल्यूशन कर लोगे, कोई डर नहीं ना। आराम से इस गद्यांश को बाबू अच्छे से पढ़ के जाना, ये आपका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में गद्यांश और पद्यांश दोनों बताते चल रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला आपका ये वाला है, इसको तो मिस ही मत करना। आप इसका आंसर तुरंत ट्रिक से याद कर लो। चलो इसको भी देख लो। जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं बाबू, एक प्यारा सा लाइक कर दो। क्या करना बाबू, प्यारा सा लाइक कर दो। प्यारा सा लाइक देखो कैसे, इस तरीके से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो तो, ठीक है। चलिए अब यहां से पढ़िए क्या लिखा है। शुरू से एक बार अंत तक पढ़ना है, समझना है कि किस पार्ट से दिया है, इसका प्रश्न का आंसर इसी में से देना है। डरना थोड़ा सा भी नहीं है कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण यहाँ पे लिखा है ना, उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे कि इसके लिए नए शब्दों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ही आपने पढ़ा, आपको क्या पता चला कि हाँ 21 चैप्टर से दिया है सर, तो आपको तुरंत पता चल गया। भाषा जहां लिख दिया है, बोला होना कि पाठ का नाम का छोटा सा अंश कहीं ना कहीं गद्यांश में मिल ही जाएगा, तो पहचान लोगे। तो 2 नंबर तो चुटकियों में उठा लोगे, है कि नहीं। तो यहाँ भाषा लिखा है, इसका मतलब कि भाषा एवं जो आपका क्या है बाबू, आधुनिकता, उसी चैप्टर से है ना। तो बिल्कुल इसके लेखक कौन है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी सर। बिल्कुल 2 नंबर आप काम कर लिए। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ना, 2020 के जीएड जी, 2022 के डीयू और 2024 के डीके कोड में और डीजे कोड में, दोनों में ये मतलब कि छाप दिया था। तो इसका आंसर कैसे करोगे प्यारे बच्चों, आराम से सीख लो। पहला नंबर का कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए बोले तो तुरंत ही ब्लैक पेन से हेडिंग लगाई देना और लिखना प्यारे बच्चों। पहले तो संकेत लिखोगे कि भाषा स्वयं डॉट डॉट करके आवश्यकता, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से बाबू आप संकेत डालोगे। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ प्रश्न नंबर पहला का संदर्भ लिखोगे। कैसे, प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से अवतरित है या उद्धृत है, ऐसे लिख लोगे, आपका ये संदर्भ हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखोगे, इसमें क्या लिखा है सर कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी गति, इसी में तो दिया है सारा चीज कि सांस्कृतिक परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे परंपरा वाली ये है ना। हाँ तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे लिखा है इसका आंसर, ये ऊपर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर परिवर्तनशील और गतिशील, तो ये है उसकी गति जो है विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। इस तरीके से आप लिख लोगे, इतना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी लिख लो। चलो ध्यान से देखो कि भाषा संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने पर भी के बावजूद, यानी पर भी उसी को बावजूद बोलेंगे, विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। इसी तरीके से लिख देना बस। अगला प्रश्न देखिए बाबू, तीसरा नंबर, आराम से सीख लो क्योंकि पेपर में आपको छापना है, मुझे नहीं। भाषा किसका अभिन्न अंग है और क्यों है। आराम से इसका आंसर याद कर लो अच्छे से। क्या लिखोगे कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है। भाषा जो है संस्कृत का एक क्या है, अभिन्न अंग है, कि कई भाषाओं में लोग बोलते हैं वही ना, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति की माध्यम भाषा ही है, यानी कि किसी भी चीज को कहने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अभिन्न अंग है। यहाँ पे अगला प्रश्न 4 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है इसमें। तो आइए इसमें अंडरलाइन जो किया उसकी व्याख्या करेंगे। क्या लिखा है इसमें कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, यही ना। तो इसका आंसर क्या लिखोगे यहाँ से, रेखांकित अंश की व्याख्या से, कि लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है, ठीक है, भाषा ही है। यहाँ तक अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, उसको दर्शाने के लिए भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आप पूरा भी लिख सकते हैं। इस तरीके से संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है।
परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील और गतिशील होती है, इसलिए संस्कृत भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत गतिशील है। देख रहे हैं ना, ऐसे लिखना ही पड़ेगा पेपर के समय, ठीक, आराम से। अगला प्रश्न देखिए, अगर न आए इसका रेखांकित अंश की व्याख्या तो वही छाप दीजिएगा जहां तक अंडरलाइन किया है, ठीक। अगला प्रश्न है, उद्भूत और परंपरा का अर्थ क्या है। उद्भूत इसमें पूछा है इसका और परंपरा का अर्थ पूछा है। चलिए इस तरीके से लिख देना 5 नंबर का। देखिए उद्भूत का मतलब होता है उत्पन्न होना, उद्भूत का मतलब उत्पन्न होना। परंपरागत का मतलब होता है परंपरा से चलती आ रही जो बस चीजें हैं, कहावत है, उसी को बोलते हैं। इस तरीके से पेपर में आएगा। आराम से जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूं इस प्रश्न को मिस मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना, इसी में से पेपर आएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है बाबू। गद्यांश के बाद से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पद्यांश, और ये पेपर में आपका 10 नंबर का ये भी आता है और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। कैसे इसका आंसर करना है सब कुछ ध्यान से कर लो। देखिए बाबू इसमें काफी ये बार पूछा जा चुका है 2020 में, यानी कि एक कोड में, इसमें 2021 में DQ कोड में, 2024 के DI कोड में पूछा था। देखिए लिखा है कि मेरे प्यारे नौजलद सिकंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। इसके बाद है जो ही मेरा भवन तज, इसके बाद लिखा तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद, सुखद है ना, कितनी मंजू मंजू कंजे मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल, यहाँ पे लिखा है स्वर से मोह, मोह है ना, मोह लेंगी तुझे वे, तो मैं भी यहाँ करे तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेगा। इस तरीके से आराम से इसको पढ़िएगा, पहचान कीजिएगा किस पार्ट से दिया है। जो बच्चे इसको पहचान लेंगे बाबू इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि पवन दूतिका से दिया है और इसके राइटर जो है सॉरी कवि जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। आराम से कर लोगे। इसमें प्रश्न पूछे रहेगा, ध्यान समझो। क्या पहला है इसमें कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। तो यहां से जैसे ही कृष्ण की, आप प्रश्न से भी पकड़ सकते हो किस पार्ट से दिया है। जैसे ही कृष्ण की बात आ जाए तो इसमें याद रखना कि पवन से लिया गया चैप्टर है। इस तरीके से भी तो यहाँ पे इसका आंसर आपको देना है पहला प्रश्न का। देखो ध्यान से, पहला का आंसर दोगे कि राधा पवन से, यानी यहाँ पे देखिए पवन दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, इस तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा और उल्लेख कीजिए उसका। तो यहाँ पर दूसरा का लिखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अगला प्रश्न बाबू इसमें है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश जो है इसकी व्याख्या करना, ये 2 ही लाइन तो है इसमें और दोनों लाइन की व्याख्या आपको अच्छे से कर देना है। जैसे मेरे प्यारे नौजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। इसका मतलब कि राधा जो है ना पवन से कहती है कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले। इसका ये भाई यहाँ से ही देख लो, क्योंकि रेखांकित अंश आपको लिखना ऐसे ही कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करोगे बाबू कि राधा पवन से कहती है कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, ठीक है, और कमल जैसे नेत्र वाले श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और वहां से न कोई संदेश ही भिजवाया है। इसी तरीके से आप 2 लाइन का, बस जितने लाइन का रेखांकित अंश किया हो ना उतने लाइन का व्याख्या कर देना है बाबू। अगर न आए तो इसी 2 लाइन को उतार देना, बस ये ट्रिक लगाते चलना। अगला प्रश्न चलिए 4 नंबर पे आ चुके हैं। क्या बोला इसमें 4 नंबर कि राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा 4 नंबर की राधा पवन से कहती है, यानी मनोदशा यानी उसके मन में क्या चल रही है, क्या प्रॉब्लम है, इसको दर्शाना है। तो राधा पवन से कहती है कि मैं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो गई हूँ, मेरी विरह दशा उन्हें सुना देना। ठीक है, बस इतना ही लिखना था। आगे प्रश्न इसमें उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम पूछ लिया है, लास्ट में पूछा है, तो डाउट मत कीजिए, आराम से सीखिए कि पाठ का शीर्षक पवन दूतिका और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रची गई है। बस यह संदर्भ पूछे तो संदर्भ भी आप आराम से लिख लेना ऐसे हेडिंग डाल के कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक यानी किसके, तो ये पवन दूतिका से जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा उत्तरित है या उद्धृत है, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो
आज की इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं बाबू, ये गद्यांश और पद्यांश, ये दोनों तीनों अच्छे से पढ़ के जाना, बिल्कुल आराम से पढ़ के जाना, मिस मत करना। जो भी बच्चा इसको तैयार करके जाएगा 24 फरवरी को, यानी कि परसों, यानी जो भी बच्चा आज देख रहा है 24 फरवरी को पेपर में पक्का पूछेगा। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।